नमस्कार, वेलकम अगेन इनटू द राजस्थान जोग्राफिकल लेक्चर सीरीज एंड हमारा जोग्राफिकल डिवीज़न ऑफ राजस्थान का भौगोलिक विभाजन वाला लेक्चर चल रहा है। उसमें हम पहले दो पार्ट के अंतर्गत पहले पार्ट में हमने राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके रिगार्डिंग बात की। सेकंड पार्ट में हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में बात करी। तो अरावली पर्वतमाला को उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में बांट के फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी पठार, पहाड़ियाँ, प्रमुख चोटियाँ एंड उनके रिलेटेड कुछ दर्रे हमने उसमें पढ़ लिए। पार्ट 3 के अंतर्गत हम पूर्वी मैदान और चंबल बीहड़ दोनों को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड पढ़ने के लिए कुछ स्पेशल ज़्यादा है नहीं। तो हम शुरू करते हैं पूर्वी मैदान यानी ईस्टर्न प्लेन से। मैदानों का निर्माण आपको पता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स मेरे, तो आपको पता ही होगा। नदियों के निक्षेपण के कारण नदियाँ जो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके आती हैं वो धीरे धीरे वो घिसते जाते हैं और धीरे धीरे उनके कारण जो है वो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो उस जलोढ़ मिट्टी के खाली जगहों पे भर जाने के कारण जो है वो मैदानों का निर्माण होता है। उसी तरीके से हमारे पूर्वी राजस्थान में ये अरावली, इस अरावली के पूर्वी राजस्थान में बहुत सारी नदियाँ जाती हैं। उन नदियों के कारण बहुत सारा जो है वो मिट्टी बहा कर के लाई जाती है, जल के द्वारा ओढ़ कर लाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ये वाला जो है वो मैदान बनता है, ये वाला मैदान बनता है। ठीक है, इसमें आप देखिए, इसे हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो होता है छप्पन बेसिन यानी माही की नदी वाला मैदान, एक होता है बनास एंड चंबल, बनास एंड चंबल दोनों को साथ में शामिल कर लेते हैं। बनास जो है वो चंबल नदी की सहायक है, तो बनास चंबल मैदान। एंड उसके बाद में होता है बाणगंगा नदी, जो कि जयपुर के बैराट नगर से निकल के चलती है और यहाँ पे अपने भरतपुर साइड में जाती है। तो धौलपुर अपना दौसा वाला और जयपुर वाला जो मैदान है वो बाणगंगा नदी के द्वारा बनता है। तो कुछ की पॉइंट्स, ये एरिया कितना कवर हो रहा है इसमें, ये एरिया कवर हो रहा है 23%। ठीक है, याद रखने वाला डाटा, एरिया कवर हो रहा है 23%। लेकिन मैदानों में आपको पता होगा पॉपुलेशन बहुत अधिक मात्रा में रहती है, तो 23% में 39% लोग रहते हैं। अगर आपको उधर का ध्यान हो पश्चिमी मरुस्थल का, तब मैंने बोला था 61% जो है वहाँ एरिया है और वहाँ पे 40% लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 23% में ही 39% रहते हैं। इसमें करीब करीब 10 जिले आते हैं। इसका ढाल की अगर बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ढाल इन द सेंस कि जो नदी है पानी अपना इस साइड में लेके जा रही है, इस साइड में लेके जा रही है। तो दक्षिण पश्चिम वाला ये वाला ऐसा हो गया, ठीक है, इधर वाला दक्षिण और ये वाला पश्चिम। तो इस साइड से लेके और इस साइड में है, तो ये हुआ उत्तर पूर्व की ओर। इस तरीके से ढाल है इसका, तो ये आसानी से आप अनुमान लगा सकते हो चंबल नदी के कारण। इसका निर्माण जो हुआ है नदी के द्वारा, जो अवसाद लाए जाते हैं, निक्षेप लाए जाते हैं, उनके द्वारा हुआ है। और निर्माण काल जो है प्लिस्टोसीन युग है इसका। तो ये थोड़ा सा याद रखने का है, लेक्चर एक अलग आएगा। ओके, तो 3 भाग हैं, माही, बनास बाणगंगा और चंबल बेसिन। या बनास बाणगंगा नहीं, ये मैं इसे एक साथ में अलग अलग ले रहे हैं। यहाँ पे हमें ये लेना होगा, बनास के साथ में हम चंबल को लेंगे। एक्चुअली में बनास के साथ में हम लेंगे चंबल को, और इधर की साइड में हम ओनली बाणगंगा भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट एक साथ में मिक्स कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक साथ में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि माही नदी इधर बनास, बाणगंगा, चंबल इनके साथ में होता है। ठीक है, उनके रिलेटेड हमें कुछ डाटा याद करने होंगे। ओके, कुछ डाटा याद रखने होंगे। ओके, शुरुआत करते हैं माही बेसिन से। ये वाला दोबारा यहाँ से, इसका निर्माण काल है, हाँ, इसका निर्माण काल है इस जो पूर्वी मैदान है इसका निर्माण काल है प्लिस्टोसीन युग। इस पूर्वी मैदान का जो निर्माण काल है वो है इस पूर्वी मैदान का जो निर्माण काल है वो प्लीस्टोसीन युग है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखने वाला डाटा है। ओके, निर्माण काल प्लीस्टोसीन युग है। ओके, उसके बाद में हम इसे 3 भागों में बांट के पढ़ लेते हैं। माही वाला, बनास बाणगंगा वाला, ये वाला एक साथ में ले लेते हैं, और चंबल वाला। मतलब इसमें कुछ आपको कुछ डाटा याद रखने होंगे, बस कुछ नहीं। माही बेसिन से रिलेटेड बागड़ किसे बोलते हैं, या व्याघ्रघाट किसे बोलते हैं। माही बेसिन से रिलेटेड छप्पन का मैदान किसे बोलते हैं। माही बेसिन से रिलेटेड कांठल किसे बोलते हैं, माही का मैदान। अब इसमें से कुछ भी पढ़ने का है नहीं, मैं पहले आपको समझा चुका हूँ नॉर्मली। माही नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है, माही नदी इस साइड से आ रही है, वापस यू टर्न जाती है, तो इस नदी के कारण जो मैदान बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, हम माही का मैदान बोलेंगे। यहाँ बांसवाड़ा से लेके और प्रतापगढ़ के बीच में इस माही नदी के कारण यहाँ पे उपजाऊ मैदान बनता है।
वहाँ पे 56 गांव का समूह है, इसलिए इसे 56 का मैदान भी बोल देते हैं। तो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में 56 का मैदान है, ये बोल दिया हमने। इस क्षेत्र में पुराने समय पे व्याघ्र यानी बाघ अधिक मात्रा में पाए जाते थे, तो इस क्षेत्र को बागड़ भी बोला जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को बागड़ बोला जाता है, ठीक है। कांठल, कांठल मतलब होता है किनारा, तो माही नदी के किनारे पे जो इलाका है उसे कांठल बोला जाता है। तो ये चारों पॉइंट आपके समझे हुए हैं। वैसे मेरे हिसाब से इसमें समझाने कुछ है नहीं। ये माही नदी, नेक्स्ट लेक्चर अपना अब्बात तंत्र वाले में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है मैंने। ये माही नदी है एंड इसकी जो सहायक नदियाँ हैं सोम एंड जाखम, तो सोम नदी आके मिलती है और जाखम उसी में आके मिल जाती है। तो सोम एंड जाखम नदी, इनके कारण यहाँ पे जो मैदान बन रहा है वो माही का मैदान है। इससे रिलेटेड जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनके रिलेटेड आप याद रख लेना बस। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव का मैदान समूह, 56 का मैदान। माही का मैदान, माही नदी द्वारा निर्मित मैदान, ठीक है, जिसमें माही, सोम, जाखम नदियाँ इसमें प्रमुख हैं। ओके, माही नदी के किनारे कांठल और उसके अलावा व्याघ्रघाट, बाघों की अधिकता होने के कारण ये माही नदी, सोम जाखम माही नदियों द्वारा निर्मित मैदान माही मैदान कहलाता है। यहाँ पे लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है, तो थोड़ा सा याद रख लेना, जो मक्का एवं चावल उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर का भी कुछ नीचे वाला ऐसा इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि इधर की साइड से सोम जाखम नदियाँ आ रही हैं, तो उसके कारण। 56 का मैदान, बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव के उपजाऊ मैदान समूह, कोई समझाने की जरूरत है नहीं। कांठल, माही नदी का तटवर्ती, तो किनारे किनारे वाला भाग प्रतापगढ़ जिले में कांठल कहलाता है, थोड़ा सा याद रख लेना है। माही नदी का तटवर्ती भाग प्रतापगढ़ और कुछ इलाका जो है वो अपना बांसवाड़ा का भी आता है इसमें। व्याघ्रघाट, अब व्याघ्रघाट के रिगार्डिंग ये है कि यहाँ पे बाघ या बगीरों की, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं व्याघ्र, इनकी अधिकता होने के कारण इसे व्याघ्रघाट कहा जाता था। बाद में इसका नाम व्याघ्रघाट से जो है वो अपसद होकर के बागड़ हो गया है, ठीक है, डायरेक्ट बागड़ हो गया, व्याघ्रघाट से बागड़ हो गया। अब यहाँ पे सन 1178 ईस्वी के आसपास में मेवाड़ के एक सामंत थे और उनका नाम भी सामंत सिंह था, ठीक है, मेवाड़ के एक सामंत थे, उनका नाम सामंत सिंह था। तो उनके द्वारा यहाँ पे बागड़ राज्य की स्थापना की गई थी। ओके, तो उन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो हासपुर में बनाई थी, जो कि डूंगरपुर के अंतर्गत है, ठीक है। बाद में 1520 के आसपास में बागड़ राज्य दो भागों में बट गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला इलाका। तो जो माही नदी का पूर्वी भाग है, जो जगमाल के द्वारा स्थापित किया गया था, वो होता है बांसवाड़ा, और माही नदी का जो पश्चिमी भाग है, देखिए इस तरीके से ये नदी इस तरीके से जा रही है। ओके, इस नदी का अगर ये वाला भाग बात करूं तो ये नदी का ये वाला भाग है बायां, और ये इस नदी का दायां भाग है ये वाला। तो ये वाला भाग हो गया डूंगरपुर, ठीक है, और ये वाला हो गया बांसवाड़ा। पहले ये पूरा राज्य दोनों को मिलाकर के एक ही था, ये पूरा राज्य बागड़ था पूरा। फिर बाद में अलग अलग 1520 के बाद में बट गया, तो दो अलग अलग राज्य हो गए। बांसवाड़ा माही नदी के पूर्वी भाग, या मतलब आप बोल सकते हैं माही नदी का पूर्वी के अलावा दायां भाग बोल सकते हैं इसे, ठीक है। और ये डूंगरपुर जो है वो माही नदी का नहीं, एक्चुअली इसे बोलेंगे बायां भाग, और ये नीचे वाला जो है वो दायां भाग। नदी का आप इस हिसाब से देखिए, नदी इस साइड में जा रही है और नदी का मुख इस साइड में, तो नदी का ये वाला हिस्सा हुआ नदी का लेफ्ट हैंड और ये हुआ राइट हैंड। ओके, राइट हैंड वाला। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। बागड़ राज्य की स्थापना जो की गई थी वो 1178 ईस्वी में मेवाड़ के एक व्यक्ति थे सामंत सिंह, उनके द्वारा की गई थी, और उन्होंने राजधानी हासपुर को बनाया था। बाद में 1520 में ये दो भागों में बट गया, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और जो माही नदी के आधार पर डिसाइड किया गया। बनास बाणगंगा बेसिन, इसमें 3-4 पॉइंट हैं, मेवाड़ का मैदान, पीडमंट मैदान, खेराड़ और मालपुरा। नेक्स्ट लेक्चर अपना नदियों का रहेगा, उसमें और अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ये चंबल नदी है, चंबल नदी पे 4 डैम बने हुए हैं, गांधी, राणा प्रताप, कोटा बैराज और जवाहर सागर, और ये इस तरीके से चंबल जाती है। और चंबल नदी जो है वो इधर यूपी और अपना राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाती है। जहाँ पे राजस्थान और एमपी का बॉर्डर बनाती है वहाँ पे ये मिट्टी को जो है वो बहुत अधिक मात्रा में काटती है, तो इसलिए वहाँ पे उत्कात भूमि का निर्माण हो जाता है। उत्कात भूमि नहीं बन जाती है तो वहाँ दूर दूर तक बीहड़ हैं, बहुत बड़े घने जंगल हैं एक तरीके से, तो बीहड़ बनते हैं, और वहीं बीहड़ों के पास में जो पहाड़ी भाग है उसे हम डांग बोल देते हैं। तो ये तो चंबल नदी के कारण होता है। उसके बाद में इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि खमनौर की पहाड़ियों से निकल के आती है और इस तरीके से इसमें आके मिल जाती है। तो इस नदी का नाम है बनास नदी, जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है हमारे राजस्थान के लिए, और राजस्थान से निकल कर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। एक तो मेवाड़ का मैदान, देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। उदयपुर, दोबारा से देखिए मेरे बात में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इसके बीच में बनास नदी, उसके अलावा इसमें एक बेड़च नदी आती है और एक मेनाल नदी आती है,
इन तीनों नदी के कारण जो यहाँ पे एक मैदान बन रहा है उसे मेवाड़ का मैदान बोल देते हैं। ओके, उसके अलावा राजसमंद और देवघर, इनके बीच में अपशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान है, उसे बोला जाता है पीडमांट। ठीक है, राजसमंद और ये दोनों ही राजसमंद के, देवघर भी राजसमंद में आता है। तो राजसमंद और देवघर के बीच में अपशिष्ट पहाड़ियाँ, बीच बीच में पहाड़ियाँ हैं, फिर मैदान है, पहाड़ियाँ हैं, मैदान है, तो ये वाला भाग कहलाता है पीडमांट का मैदान। आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे ये राजमहल नाम की जगह है टोंक में, जहाँ बीसलपुर डैम बना हुआ है। तो इस पूरे क्षेत्र को, टोंक का, बूंदी का कुछ हिस्सा और भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, इन तीनों को मिलकर के उबड़ खाबड़ भूमि है यहाँ पे, तो ऐसे बोला जाता है खैराड़। और उससे आगे हम जब जाते हैं तो टोंक में मालपुरा नाम की जगह है, तो मालपुरा टोंक, उसके बाद में सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा, करौली का कुछ हिस्सा और जयपुर का कुछ हिस्सा, इसमें एक मैदान बनता है इस बनास नदी के कारण, उसे बोल देते हैं मालपुरा का मैदान। ठीक है, अगर ऊपर हम बात करें तो जयपुर विराटनगर से बाणगंगा नदी निकलती है और वो जाकर के मोती झील में मिलती है। उसके अलावा वो पुराने समय पे यमुना नदी में जाके मिलती थी, तो उसके कारण जो है वो यहाँ पे बाणगंगा वाला मैदान बनता है। और यमुना नदी और इस बाणगंगा नदी के बीच में जो दोआब है उसे हम रोही दोआब बोलते हैं, जिसमें अलवर भरतपुर वाला इलाका ज़्यादा आता है, तो उसे हम रोही दोआब बोलते हैं, जो हमारे भरतपुर वाले क्षेत्र में गेहूं और सरसों उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लीजिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आई गई होगी, मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ। बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान, मैदान का मतलब समझ में आ चुका है। ठीक है, मेवाड़ मैदान, बेड़च गंभीर नदी द्वारा निर्मित मैदान। ठीक है, बेड़च, गंभीरी और बनास तीनों को ही शामिल करेंगे, बेड़च, गंभीरी और बनास, क्योंकि ये दोनों ही उसकी सहायक हैं, इनके द्वारा निर्मित मैदान। ये वाला मैप में आपको मैंने दिखाया था, यहाँ उदयपुर से और इस साइड में कवर करता हुआ, यहाँ से बेड़च नदी आती है, यहाँ से एक मेनाल नदी आती है और यहीं से एक गंभीरी नदी आके उसमें बेड़च नदी में मिल जाती है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग उसी के किनारे। तो मेवाड़ मैदान जो है वो मक्का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसमें ये जिले इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये मैंने बता ही दिया मैप के थ्रू। पीडमांट मैदान देवगढ़ राजसमंद में है, वहाँ से लेके राजसमंद के बीच की जो अपशिष्ट पहाड़ियों से युक्त मैदान है उसे हम क्या बोलते हैं, पीडमांट। तो याद रखने वाला पॉइंट है, यहाँ राजसमंद के पास में ये देवगढ़ है, तो यहाँ से लेके और राजसमंद के आसपास में यहाँ पे अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं और बीच बीच में मैदान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीडमांट का मैदान। उसके बाद में खैराड़, जहाजपुर भीलवाड़ा से बूंदी टोंक के मध्य का उबड़ खाबड़ भूमि, ये वाला इलाका जिसमें हम टोंक को भी शामिल करते हैं, बूंदी को भी शामिल करते हैं और कुछ इलाका हम जहाजपुर यानी भीलवाड़ा का भी शामिल करते हैं। मालपुरा का मैदान, बनास नदी के द्वारा निर्मित मालपुरा टोंक से लेकर करौली के मध्य स्थित उपजाऊ मैदान, यहाँ भूरी मिट्टी पाई जाती है, जिसमें टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर और करौली वाले जिले शामिल होते हैं। रोही दोआब बाणगंगा एवं यमुना के मध्य का दोआब है, जो भरतपुर, दौसा, जयपुर इसमें शामिल होते हैं। और यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत अधिक उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है, तो यहाँ पे गेहूँ, सरसों उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। उसके अलावा चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी से रिलेटेड चंबल बीहड़ या उत्खात भूमि, तो बीहड़ का पहाड़ी भाग जो होता है वो डांग कहलाता है। अब ये देख लीजिए चंबल नदी, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा उत्खात इस तरीके की होती है, जो डाकू आपने सुना होगा ना, चंबल के डाकू, वो इन्हीं बीहड़ों में खो जाते हैं, इन्हीं बीहड़ों में डूब के रहते हैं अपने आप को, पुलिस यहाँ पकड़ नहीं सकती है। और ये सब जो बनाई गई हैं कंदराएँ, इस तरीके से मिट्टी की कंदराएँ बनाई गई हैं, ये सब जो है वो चंबल नदी के कारण बनाई गई हैं, चंबल नदी के अधिक कटाव के कारण बनाई गई हैं। ठीक है, चंबल नदी द्वारा अबनाल का अपरदन से निर्मित कंदरा युक्त भूमि, की पॉइंट याद रख लेना, अबनाल का अपरदन से निर्मित कंदरा युक्त भूमि को हम क्या बोलते हैं, उत्खात भूमि या चंबल का बीहड़। ठीक है, और यहाँ पे जो बीहड़ है और बीहड़ का पहाड़ी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, डांग कहलाता है। ओके, और दो डांग के मध्य कंदरा को खो बोलते हैं। दो डांग हैं अगर, उनके मध्य में अगर कोई कंदरा है, इस तरीके का भाग है, दो पहाड़ी इलाकों के बीच में इस तरीके का भाग है, तो उसे हम खो भी बोल देते हैं। बीहड़ को स्थानीय लोग खादर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पुराना वाले टाइम पे जो है इसका क्या हुआ है, अपरदन हो चुका है पुराने वाले टाइम पे। मिट्टी काली जड़ोल, खादर तो वही ज्योग्राफी वाला शब्द है, मैंने आपको पहले बताया, खादर बांगड़ तराई वाला, वो आपको पहले बता चुका हूँ। तो पुराने टाइम पे अपरदन हो चुका है इसलिए तो ये खादर बोल सकते हैं। और मिट्टी इसकी काली जलोढ़ मिट्टी होती है। तो याद रखने वाले पॉइंट सारे आपको हो गए। बस की पॉइंट क्या रूप याद रखना कि भाई चंबल नदी द्वारा जो अबनाल का अपरदन किया जाता है उसके कारण कंदरा युक्त निर्मित जो भूमि है उसे हम बीहड़ बोलते हैं। और इस बीहड़ का पहाड़ी भाग, बीहड़ से जस्ट सटा हुआ ऊंचा पहाड़ी भाग, क्योंकि देखो यहाँ पे चंबल नदी जा रही है, यहाँ बीहड़ बनता है, लेकिन इसके जस्ट पास में बहुत सारे पहाड़ हैं, उस पहाड़ी भाग को हम डांग बोल देते हैं। बस इतना ध्यान रख लेना है। ओके, दैट्स इट। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो पार्ट आता है अपना दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार वाला पार्ट, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार, मैप के थ्रू देखें तो ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा अपना क्या है, दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार। इसे हम दो भागों में बांट पढ़ते हैं, एक तो ये वाला नीचे वाला कोटा, बारा, झालावाड़ वाला दक्कन का लावा पठार। दूसरा इस साइड में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं विंध्य कगार क्षेत्र, यानी विंध्याचल के कगार पे स्थित कुछ क्षेत्र है। विंध्याचल पर्वतमाला नीचे की साइड में, आपको पता ही होगा एमपी में आती है विंध्याचल पर्वतमाला, तो विंध्याचल सतपुड़ा आती है। तो विंध्याचल का बिल्कुल लास्ट की पॉइंट एक तरीके से हम ये अपने राजस्थान में मानते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो इसका निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा के रूप में, क्योंकि ये मैंने बताया पठार हैं एक तरीके से, नॉर्मली पठार जो होते हैं वो ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा के निर्मित में होते हैं, ओके। और इसका निर्माण जो है वो क्रेटेशियस युग में हुआ है, तो ये की पॉइंट याद रख लेना है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, दक्कन का लावा और विंध्य का गार क्षेत्र। अगर हम पीठ पॉइंट की याद रखें तो दक्कन लावा में हमें अड़ा वाला पठार, इसका नाम और लोकेशन पता होना चाहिए, मालव प्रदेश और ऊपर माल इनका पता होना चाहिए। ऊपर माल तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में ऊपर माल के बारे में बता दिया था। मालव प्रदेश और अड़ा वाला ये थोड़ा सा नए सुने होंगे। बूंदी पहाड़ियाँ, रामगढ़ पहाड़ियाँ, कुंडला पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं, इनकी लोकेशंस आपको पता होना चाहिए और इनकी आकृति अगर कुछ है तो वो आपको पता होनी चाहिए। इस मैप के थ्रू आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पे है कोटा, ठीक है, यहाँ पे अपना रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, इस जगह से चंबल नदी आती है, चंबल इस तरीके से जाती है, इधर की साइड में चित्तौड़गढ़ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अपना झालावाड़ है। तो इस वाले पूरे क्षेत्र में एक ऊंचा उठा हुआ भाग है। आप कभी कोटा साइड में गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ऊंचा हुआ पठार है। कोटा पे जो लोग रहते हैं वो नॉर्मली पठारी भाग पे रहते हैं, ठीक है। तो वो ऊंचा हुआ पठार जो होता है लावा निर्मित युक्त है, ठीक है। तो ये लावा पठार है, कौन कौन से इस चार क्षेत्र में आता है, कोटा, बारा, झालावाड़, और ये रावत भाटा वाला जो इलाका है वो चित्तौड़गढ़ में आला है, ओके। उसके अलावा इस वाले मैप से अगर देखें तो दो भाग मैंने बताया, ये वाला भाग तो हुआ लावा पठार, और ये आपको देख रही होंगी बहुत सारी पहाड़ियाँ इस तरीके से, ठीक है। इन्हें विंध्याचल पर्वतमाला का लास्ट पॉइंट मान लेते हैं, तो इसे विंध्य कगार क्षेत्र के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो भाग हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक एक करके हम देख लेते हैं की पॉइंट के रूप में। दक्कन का लावा पठार, इसे हम दक्कन पठार का हिस्सा मान सकते हो, या मालवा पठार का। दक्कन पठार के अंतर्गत मालवा पठार आता है। दक्कन का पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार जो होता है उसके कुछ हिस्से में आता है लावा मालवा का पठार, और उसी का हम हिस्सा मान लेते हैं हमारे इस हाड़ौती वाले पठार को, ओके। तो ये क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। बेसाल्ट लावा के कारण जहाँ पे लावा निर्मित होता है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो आपको पता ही होगा, ओके। तो जहाँ पे भी लावा से निर्मित होता है वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ा राजवंश का यहाँ पे क्षेत्र राज्य रहा था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार भी बोलते थे। कोटा, बूंदी, इन क्षेत्रों में हाड़ा चौहान रहे थे, उनका राज्य वंश रहा था, इसलिए इस क्षेत्र को या इस पठार को हम हाड़ौती का पठार भी बोल देते। अड़ा वाला पठार, तो हाड़ौती के पठार को बूंदी जिले में क्या कहा जाता है, अड़ा वाला पठार, ठीक है। ये अपना लावा पठार, इसका बूंदी वाले क्षेत्र में जब वो पठार पहुंचता है तो उसे अड़ा वाला पठार भी बोला जाता है, ओके। मालवा प्रदेश क्या होता है, मालवा पठार का विस्तार होता है प्रतापगढ़ और झालावाड़ तक। देखिए किस तरीके से, देखो इंडिया मैप में अगर आप देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र में पूरा जो है वो मालवा पठार है। इंडिया वाले मैप में आप देखेंगे एमपी के हिस्से में यहाँ मालवा पठार आता है, ठीक है। अब उस मालवा पठार का यहाँ पे अगर कोटा, बारा, झालावाड़ में विस्तार हो रहा है तो उसे हम बोल देते हैं हाड़ौती का पठार। लेकिन वो विस्तार अगर इस वाले क्षेत्र तक भी पहुँच रहा है, यहाँ तक भी, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं मालव प्रदेश, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ को भी शामिल करते हैं, थोड़ा बहुत ये प्रतापगढ़ भी शामिल होता है। तो मालवा पठार का एक्सटेंशन प्रतापगढ़, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, इसे हम मालवा प्रदेश कहते हैं। ऊपर माल बिजौलिया, भीलवाड़ा से भैंसोड़गढ़ तक के मध्य उठा हुआ भाग, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से बिजौलिया से लेके भैंसोड़गढ़ तक जो उठा हुआ भाग है उसे हम ऊपर माल बोलते हैं, ओके। विंध्य का घाट क्षेत्र, ये विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है, चूना पत्थर से संपन्न क्षेत्र है ये। अब यहाँ पे बूंदी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, बूंदी वाले ज़िले में बूंदी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखेंगे आप तो ये बूंदी जिला है यहाँ पे, तो इस बूंदी के चारों तरफ ये पूरी पूरी पहाड़ियों की श्रृंखला मिल रही, तो इन्हें बूंदी की पहाड़ियाँ बोला जाता है, ओके। तो ये बूंदी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और इधर लाखेरी नाम की एक जगह है, तो लाखेरी के पास में यहाँ पे बहुत सारी जो है वो घोड़े के नाल की जैसी, घोड़े का नाल कैसे तरीके से होता है, इस तरीके से, तो घोड़े के नाल की जैसी आकृति वाली जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं उन्हें रामगढ़ पहाड़ियाँ कहा जाता है, ओके। कोटा के चारों तरफ कुंडल आकार की आकृतियाँ हैं, इसलिए उन्हें कुंडला की पहाड़ियाँ कहा जाता है, कोटा के चारों तरफ है। और मुकुंदरा हिल्स है, आपको पता होगा, कोटा और झालावाड़ वाले इलाके में थोड़ा बहुत रावत बाटा तक भी आता है, तो मुकुंदरा हिल्स है वहाँ पे। तो ये चार इंपॉर्टेंट, इनका लोकेशन पता होना चाहिए। बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी में,
ठीक है। ये अर्धचंद्राकार हैं, आधे चंद्राकार हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, इनका आकार घोड़े के नाल के जैसा है, कुंडल आकार की है, इसलिए कुंडला पहाड़ियाँ कोटा के पास में, और मुकुंदरा हिल्स तो है ही अपनी। ओके। बूंदी पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार हैं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ घोड़े के नाल जैसा आकार है। लाखेरी दर्रा और बूंदी दर्रा इसी से होकर गुजरता है। अगर आपको बूंदी के लिए जाना है, यहाँ से अगर बूंदी के लिए जाना है तो यहाँ से दर्रा होके जाता है। लाखेरी दर्रा और बूंदी दर्रा वो रामगढ़ की पहाड़ियों के बीच में ही है। ओके। नाम और लोकेशन पता होना चाहिए आपसे। अगर कोई बोल दे कि रामगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में, तो बूंदी जिला। कुंडला की पहाड़ियाँ तो कोटा शहर के चारों ओर कुंडला नुमा आकृत पहाड़ियाँ हैं, तो उन्हें कुंडला की पहाड़ियाँ कहते हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में है। ठीक है, बस इतना याद रखना। और इनकी मुकुंदरा की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम है चांदबाड़ी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना की पॉइंट के रूप में, क्योंकि उधर हमने अरावली में तो याद करी, इसमें एक मुकुंदरा का ही याद रखना है बस, बाकी और कहीं याद नहीं रखना है। चांदबाड़ी जो है वो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी है। ओके। उसके अलावा गांधार उच्च भूमि, ये झालावाड़ में आती है, थोड़ा सा ये भी याद रख लेना। झालावाड़ में कुछ ऊंचा उठा हुआ भाग है, उसे गांधार उच्च भूमि बोलते हैं। उसके अलावा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, हमारे राजस्थान में अरावली और हाड़ौती के मध्य में कुछ फॉल्ट पाया हुआ है। फॉल्ट मतलब दरार, दरार मतलब इन द सेंस फ्यूचर के टाइम पे ये दोनों जगह थोड़ा थोड़ा अलग होंगी। जैसे ग्रेट अफ्रीकन वैली है ना, अफ्रीका के अंतर्गत भी फॉल्ट पाया जाता है, तो वो धीरे धीरे वो अलग होने वाला है। तो वहाँ पे जैसे अब ग्रेट अफ्रीकन वो है, इस तरीके से हमारे राजस्थान में भी अरावली और हाड़ौती के मध्य, देखिए ये अरावली है और ये हाड़ौती है, यहाँ पे बीच में एक फॉल्ट है, दरार। आने वाले टाइम पे हो सकता है ये दोनों एक दूसरे से अलग भी हो सकें, ये वाला क्षेत्र लंबे टाइम पे, करोड़ों 2000 करोड़ों साल बाद। तो ग्रेट राजस्थान फॉल्ट, ग्रेट राजस्थान फॉल्ट या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो अरावली और हाड़ौती के मध्य है। इसमें चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और धौलपुर ये वाले ज़िले शामिल होते हैं। इस तरीके से वो पूरी जाती है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट राजस्थान बाउंड्री फॉल्ट उसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये अपना इस तरीके से कंप्लीट होता है। इस वाले फोर्थ वाले में दो ही पेज में हो गया ये। इसमें क्या है आपको यह बताया मैंने, ज्वालामुखी के कारण है, क्रिटेशियस युग में है, दक्कन का लावा पठार, इसमें अड़ावाला पठार, बूंदी में इसे बोलते हैं अपने हाड़ौती पठार को हम बूंदी में क्या बोल देते हैं, अड़ावाला। मालव पठार, इसका एक्सटेंशन जब प्रतापगढ़ तक हो जाता है, यहाँ पे प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ वाले इलाके में, तो उसे हम मालव प्रदेश बोल देते हैं। ऊपर माल बता दिया मैंने, बिजौलिया से लेके भैंसरोडगढ़, बिजौलिया अपना भीलवाड़ा में, भैंसरोडगढ़ अपना चित्तौड़गढ़ वाला। भैंसरोडगढ़ वो इलाका है जहाँ पे रावत बाटा है, भैंसरोडगढ़ वो इलाका है जो चित्तौड़ से अलग होने के बाद में दोबारा से चित्तौड़ जिले का हिस्सा होता है। ठीक है, मैंने पहले से शुरुआत में बताया हुआ ये वाला इलाका, जबकि ये चित्तौड़गढ़ यहाँ आ जाता है, लेकिन बीच में अलग होने के बाद यहाँ आता है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले का ही हिस्सा है ये। ठीक है, तो ये भैंसरोडगढ़, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक जो ऊपर उठा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, ऊपर माल कहलाता है। विंध्य का घाट क्षेत्र, इसमें मैंने बताया बूंदी की पहाड़ियाँ अर्धचंद्राकार आकार की हैं, बूंदी के चारों तरफ हैं। एंड रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये बूंदी में ही हैं, इनके बीच में से लाखेरी दर्रा और बूंदी दर्रा गुजरता है। कोटा के चारों तरफ कुंडल नुमा आकृतियाँ हैं, उन्हें कुंडला पहाड़ियाँ बोला जाता है। उसके अलावा मुकुंदरा हिल्स मैंने बताया था, कोटा झालावाड़ वाले इलाके में बता दिया। एंड गांधार उच्च भूमि, थोड़ा बहुत झालावाड़ में ऊंचा उठा हुआ भाग गांधार उच्च भूमि कहलाता है। ओके, तो ये हुआ अपना दक्षिण का हाड़ौती पठार क्षेत्र। एक बार मैं पूरे इस जोग्राफिकल डिवीज़न के रिगार्डिंग रिवाइज करा देता हूँ। माइंड मैप के थ्रू मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये वाला अपना मैप है। इस मैप में हम 4 भागों में बांटते हैं अपने राजस्थान को। ये पहला हुआ अपना राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, ये बीच वाला हुआ अपना राजस्थान की अरावली, ये तीसरा वाला हुआ अपना पूर्वी मैदान जिसमें हमने छप्पन, बनास, बाणगंगा तीनों ही देखा। ठीक है, छप्पन मैदान देखा। एंड चौथा अपना हुआ दक्कन का पठार और विंध्य का घाट। 56 वाले में अभी अगर याद करें तो वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। माही मैदान, उसके अलावा कांठल, उसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको बताया था 56 का मैदान, 56 गाँव का समूह वाला मैदान मैं आपको मैंने बताया था, ये वाले क्षेत्र में। ओके, तो ये हुए थे। बनास से रिलेटेड मैंने आपको पीडमंट मैदान बनाया था, देवगढ़ वाला जो राजसमंद से रिलेटेड है। ओके, उसके अलावा मैंने यहाँ मेवाड़ का मैदान बताया था। उसके अलावा यहाँ टोंक वाले इलाके में, ये वाला इलाके में मालपुरा का मैदान बताया था। बाणगंगा नदी के कारण जो है वो बाणगंगा और रूही दोआब, यमुना और बाणगंगा के बीच में जो दोआब बनता है, 2 नदियों के बीच वाला क्षेत्र दोआब कहलाता है। 5 नदियों के बीच वाला क्षेत्र जो होता है वो पंजाब कहलाता है। ठीक है, तो रूही दोआब कहाँ पे, यमुना और बाणगंगा नदी के बीच में। उसके अलावा यहाँ पे मैंने चंबल नदी के कारण कुछ उत्खात भूमि बन रही थी, उसके बारे में बताया, बीहड़, और उसके वहाँ पे पहाड़ी भाग जो है उसको मैंने बता दिया था डांग। ओके, तो ये पहले वाले जो पार्ट मैंने बात करी थी शुष्क मरुस्थल, उसमें 2 भाग लिए थे हमने, एक तो 0 से 25 वाला और एक 25 से 50 वाला। ठीक है,
एक तो 0 से 25 वाला और एक 25 से 50 वाला। तो 0 से 25 वाले को हमने ड्राइएस्ट बोल दिया था, शुष्क रेगिस्तान बोल दिया था, जिसमें हमने दो भाग देखे थे। एक तो देखा था जहाँ पे बाल का स्तूप नहीं है, सैंड डून्स से फ्री है वो इलाका, जिसमें हमने बात करी थी कि एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। किस तरीके से? पोखरण, बालोतरा और फलोदी, इनके बीच में त्रिभुजाकार आकृति बनती है, जिसमें हम्मादा, रेग, सीज, ये शब्दावली हमने देखी थी, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अधिक मात्रा में जो सौर ऊर्जा की संभावना। उसके बाद में दूसरा भाग हमने देखा था जहाँ पे बाल का स्तूप बनते हैं, तो सैंड ड्यून्स देखे थे हमने, अनप्रस्थ, अनधर्य, तारानुमा, पैराबोलिक, सीफ, सब्र काफिची, हमने जो है वो क्या देखे थे, इसमें सैंड ड्यून्स के टाइप्स देखे थे, जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में रेत के टीले पाए जाते हैं। उसके बाद में हम अर्धशुष्क में गए थे, तो 3 भाग देखे थे, घग्गर का मैदान, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन, ये 3 भाग हमने वहाँ देखे थे। तो ये मैंने क्लियर बता दिया था, घग्गर मैदान, हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला भाग, बटनेर, दुर्ग बताया था। हनुमान जी के दिन यानी मंगलवार को जीता गया था, इसलिए हनुमानगढ़ हुआ, और बाद में गंगानगर को अलग बसाया गया था। शेखावटी क्षेत्र में 3 जिले बताए थे, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीच में से कांतली नदी निकलती है, शेखा सावंत का शासन था। नागौरी उच्च भूमि, यहाँ पे नागौरी क्षेत्र में ऊपर उठा हुआ भाग है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। लूनी बेसिन, लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण निर्मित होता है, 6 जिले के आसपास इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद में अरावली, अरावली में हमने पर्वत, प्रमुख पर्वत चोटियाँ, प्रमुख पठार, उनके बारे में बात करी थी, 3 भागों में बांट के पढ़ा था। उत्तरी अरावली, जिसमें हमने खंडेला की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ पहाड़ियाँ, ये सब। उसके बाद में अपना अलवर साइड में उदयनाथ और काकनवाटी पठार, और जयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसमें हमने खो चोटी जो है वो देखी थी। ओके, और उसमें विराटनगर भी हमने शामिल किया था। मध्य अरावली अजमेर से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें टॉडगढ़ महाराज जी वाली चोटी देखी थी, और यहाँ पे अजमेर के चारों तरफ जो सर्पलाकार पहाड़ियाँ हैं उनमें तारागढ़ को देखा था। दक्षिणी अरावली, जिसको हमने 2 भागों में बांट लिया था, एक तो आबू वाला और एक जो है वो अपना मेवाड़ वाला इलाका, उदयपुर वाला इलाका। ठीक है, तो आबू वाले में हमने जो बात करी थी वो आबू पठार की बात करी थी, और सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर की बात करी थी। उसके अलावा 10 जो पीक चोटी थी उनके बारे में बात करी थी, गुरु, शेर और दिलवाड़ा सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ओके, उसके अलावा यहाँ पे हमने इस साइड वाले पठारों के बारे में बात करी थी। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा बोमट, बोराट और वो सब क्लियर कर लेना एक बार में। ओके, ये अभी मैंने आपको रिवाइज करा दिया, तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे कि ओल्ड ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी क्यूज आपको मैंने प्रोवाइड कराई हुई है, तो वो क्यूज आप खुद से सॉल्व करेंगे और उसका वीडियो डिस्कशन मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मेंस वाले फोल्डर में आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, हर टॉपिक के रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने राजस्थान का ज्योग्राफिकल डिवीज़न पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक कवर हो गया है हमारा। बाकी और आगे आने वाले लेक्चर में अब जैसे हो सकता है कि जो चंबल बेसिन वाला है या माही बेसिन वाला है, तो नदियों का आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो अगला लेक्चर जो है वो अफवाह तंत्र है, उसमें एक एक नदी कहाँ से ओरिजिन हो रही है गूगल मैप के थ्रू मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो वो आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। इतना श्योर है कि जो राजस्थान ज्योग्राफी में करा रहा हूँ उसे आप पूर्ण तरीके से, पूरी शिद्दत से समझेंगे, रिवाइज करेंगे, तो एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो क्यूज कीजिए और मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हुए प्रत्येक टॉपिक के, तो वो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। ओके, थैंक यू ऑल।